हेलो एवरीवन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट ने हमें बहुत परेशान किया। बहुत ज़्यादा हमें गिल्ट फील हुआ कि काश हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। काश ये रिजल्ट मेरे पक्ष में होता। शायद मेरे से ही कोई चूक हुई है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हमेशा ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं अभी भी तैयारी में कोई कमी है। मुझे एक मौका अपने आप को और देना चाहिए, ताकि मैं और अच्छी मेहनत कर सकूं और जो भी इश्यूज रहे, जहां पर भी कमी रही, मैं उन्हें दूर कर सकूं। इस बार मुझे दुगनी मेहनत करनी चाहिए और इस बार अपने पक्ष में रिजल्ट को करना चाहिए। एक स्टूडेंट की तरफ से यही मेरा मानना है कि अगर एक सच्चा विद्यार्थी ये बात लेकर चलता है कि मुझे अभी और सीखना शायद बाकी है, तो इसमें मैं और सीखूंगी, मुझे शायद इसमें और मेहनत करनी चाहिए, तो मैं और मेहनत करूंगी, लेकिन इस रिजल्ट को अपने पक्ष में लेकर आऊंगी। और मैं ये इंतजार नहीं करूंगी कि एक वैकेंसी आ जाए तो ही मैं तैयारी स्टार्ट करूं, जबकि मुझे अंदेशा हो चुका है कि हाँ, 2027 में मुझे नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं इजीली उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकती हूँ और यहाँ पर मेरे पास बहुत अधिक प्रॉफिट भी रहने वाला है, क्योंकि अगर तैयारी अभी से स्टार्ट की गई तो हर एक बात को बारीकी से सॉल्व किया जा सकता है, हर एक बात को आसानी से समझा जा सकता है, मन लगाकर रिवाइज किया जा सकता है, मन लगाकर प्रैक्टिस की जा सकती है। तो मैं बिल्कुल भी वैकेंसी का इंतजार नहीं करने वाली और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और आज इस मुहिम में मैं बिल्कुल एनालिसिस करने वाली हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है और कितना और अधिक काम करना भी बाकी है। जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हमने तय कर दिया है कि कोशिश है, उम्मीद है कि 2027 में हमें नई वैकेंसी मिल जाएगी और अभी भी कुल मिलाकर हमारे पास मिनिमम कह ले या मैक्सिमम कह ले 1 साल से आराम से वक्त हमें मिल जाएगा, जिसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2027 का 27 में सोचेंगे। लेकिन अभी 2026 हमारे पास है और इसमें जो अच्छा खासा वक्त हमें अभी देखने को मिल रहा है, अगर इन महीनों का भी हम हमारे पक्ष में यूज कर लें, बिल्कुल ना सोचे वैकेंसी कब आएगी, बिल्कुल ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये सोचना है कि जितने भी महीने हैं इनमें मैं इतना अच्छा कर जाऊं कि नई साल में जब कदम रखूं तो मुझे लगे कि इस बार तो जो भी है वो मेरे पक्ष का ही रहने वाला है, रिजल्ट मुझसे बचकर कहाँ जाएगा और वो मेरे पक्ष में ही आ ही जाएगा। तो 2026 के लिए हमारी रणनीति क्या हो, कैसे हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम उन पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे वीक रहे हैं। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर 2 पेपर अटेंड करने होते हैं। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस के साथ 150 मार्क्स का ये पेपर रहता है। और अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि 300 मार्क्स के रहते हैं, 300 अंक के रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 पेपर हमें देने होते हैं। फर्स्ट पेपर जो हमारा रहता है ये कॉमन पेपर है, जीके का पेपर रहता है, जबकि सेकंड पेपर जो है हमारा वो सब्जेक्टिव रहता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको शानदार करना है, उसमें कोई कसर नहीं रखनी कि जितने साल 11 से लेकर अब तक आपने उस पेपर को पढ़ा था वो सभी हमें बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, बारीकी से हर एक बात को यहाँ सॉल्व करना है और अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है। बात करेंगे हम फर्स्ट पेपर की, जिससे कि हम सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन दोनों को एक साथ मजबूत करते हैं, कैसे आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं, कैसे आप इन छोटी छोटी बातों पर फोकस करते हैं जो आपको हराती है। हमने दोनों बातें जान ली कि हमें अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पास करना है तो दोनों पेपर हमें पास करने होंगे। फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ढेरों सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, साथ में एजुकेशन मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है और भी साइंस है,
ऐसे पॉलिटी है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुल मिलाकर हमें 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, करंट अफेयर, हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो सबसे पहला काम आपके हाथ में अब क्या होना चाहिए? सिलेबस, कि हमें क्या करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाता। सिलेबस हमें कंप्लीटली अपना जितना भी क्राइटेरिया है वो सिलेबस के अनुसार लेकर चलना है। जो भी हमारे पास सिलेबस में दिखाया गया है कि फर्स्ट पेपर इतना है, ये इसके सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास बुक्स जरूर होनी चाहिए। एक गाइड तो आपको लेनी चाहिए, क्या एक ऑथेंटिक बुक आपके पास जरूर हो, सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ज्योग्राफी है तो कुछ एक अच्छी खासी जिसमें सब कुछ आपके समझ के अनुसार हो, वो बुक आपके पास जरूर हो। बुक लिस्ट के मामले में हम और डिस्कस करेंगे, बुक का अभी टाइम ही नहीं आया है। मैं रियल में आपसे बात करूं तो बुक्स से रिलेटेड अभी बात करने का हमारे पास वक्त नहीं है। कैसे? क्योंकि हमने इन दिनों देखा है कि मूल किताबें एक शब्द हमें सुनने को मिल रहा है कि हमें बेसिक तैयारियां करनी है, जो भी छोटे छोटे मैटर्स हैं उन पे फोकस करना है। तो मेरा इस बार मानना है कि अगर इस तैयारी को और इम्प्रूव करना है तो इनसे रिलेटेड हमें पहले एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। और एनसीईआरटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, इनको आप जितना आज तक पढ़ते आए हो उन बेसिक्स के अनुसार पढ़ना है, इन पर भी अच्छे से काम करना है। इंग्लिश और हिंदी जो है इन्हें आप बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। नाम लिया हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें एनसीईआरटी अब पढ़ लेनी चाहिए। और एनसीईआरटी आपको इजीली या तो कोई ऐप से आप पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके, जो भी आपके पास ऐप आते हैं उनमें से एक बेस्ट ऐप को सिलेक्ट कीजिए और उसमें से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप जो भी टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ सकते हैं। साथ ही आप अगर सक्षम हैं तो मार्केट से भी एनसीईआरटी बुक्स लाकर पढ़ सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक को कैसे परचेज करके पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस वैकेंसी में समय है, हमें एनसीईआरटी को समय जरूर देना चाहिए। खास तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिन पर हम ध्यान नहीं देते, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट्स पर हम फोकस नहीं करते हैं या फिर मैं कहूँ कि ना इग्नोर लिस्ट में रखते हैं। तो इस बार हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों को हम बारीकी से समझें, इन पर काम करें। आपको एक एक ऑथेंटिक बुक इसकी लेकर आनी है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की लानी है और इन्हें पढ़ना स्टार्ट करना है। इनके टॉपिक्स क्लियर करने हैं, इनकी जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम से पहले ये हमारे मजबूत हो जाएं। और इस पीरियड का जो ये पीरियड हमारे पास 2026 का अभी बाकी है, ये कुछ मंथ जो अभी बाकी है, इनमें हम फायदा उठा सकें उन वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमें हराते हैं। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आप अगर ये कहें कि हम 100% नहीं कर सकते इनमें, लेकिन अगर हम मान के चले 5-5 क्वेश्चन इनके हैं तो अगर हम 3-3 भी अटेंड करने लायक हो जाए तो यहाँ पर हम एक अच्छी खासी पकड़ दे सकते हैं अपने फर्स्ट पेपर पर। तो इस बार हमें इनको भी साथ लेकर चलना है और इनकी भी मेहनत स्टार्ट करनी है। इनके लिए आप एक ऑथेंटिक बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आपको जो भी आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इसे मैं लूं और प्रैक्टिस करूं तो मेरा अच्छा खासा हो जाएगा, वही बुक्स लाइए, सिलेबस के अनुसार लाइए। और रही कि कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आता, मैम मैथ को सेल्फ कैसे करें, तो आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। यूट्यूब पर आप मैथ की क्लासेस डालिएगा, कई टीचर्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। जिस भी टीचर का आपको लगे कि मुझे बोलने का तरीका, समझाने का तरीका समझ आ रहा है, बस उस टीचर से आप रेगुलर मैथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर करना स्टार्ट कीजिए।
कीजिए और फिर उनकी आपकी बुक के अनुसार प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप रियल में बहुत अच्छा कर लेंगे। हर काम समय लेता है, हर काम में मेहनत लगती है, बस भागम भाग मत कीजिएगा। हर एक काम को वक्त देते हुए, समझते हुए करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या क्या करना है कि मैथ अगर कर रहे हैं, रीजनिंग अगर कर रहे हैं और इंग्लिश अगर कर रहे हैं तो इनकी एक अच्छी ऑथेंटिक बुक ले आए कि हाँ, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस अनुसार ये बुक मेरे पास है, इसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस भी दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि मैथ की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस वगैरह, जो भी टीचर्स आपको दिखे उनमें से आपको किसका समझ आ रहा है उसे चुनिए, उसकी रेगुलर क्लास लीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और जितने डाउट्स क्लियर हो जाएं उनकी आकर के अपनी बुक में प्रैक्टिस कीजिए। आपको खुद लगने लगेगा कि इतना भी टफ नहीं था, मैंने इन्हें पहले भी तो पढ़ा था, 9th-10th तक मैंने इन्हें ही पढ़ करके वहां पर एग्जाम्स दिए हैं और ये बहुत रोचक हो जाता है। हमारा माइंड जो है वो एकाग्रचित होना सीख जाता है, ध्यान एक जगह से भटकना भूल जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमें ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन वाली चीजें जो होती हैं उसमें हमें ध्यान पूरा लगाना पड़ता है कि ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो वो होगा। मतलब हम कुल मिलाकर वहीं पर इंगेज हो जाते हैं, उस मैथ के क्वेश्चन में हम डूब जाते हैं, तो हम अपना फोकस बढ़ाते हैं। तो इन सब्जेक्ट से भागने के बजाय अगर आप पूरे फोकस के साथ इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरा मानना है इस वक्त का यूज हमें इन चीजों पर पहले खर्च करना चाहिए, बजाय उन सब्जेक्ट्स पर जिन पर हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि उन पे तो हम हमेशा से ध्यान देते आए थे कि हमें और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ना है, लेकिन इस बार शुरुआत उनसे करेंगे जो कि हमें कम पसंद है या फिर मैं कहूँ कि इग्नोर किए जाते हैं। कि हाँ, हम इन सभी की क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ताकि बेसिक स्ट्रांग हो जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना चूके। साथ ही साथ हम इन सब्जेक्ट्स की क्या करेंगे, एक बेसिक स्टडी करेंगे और इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की क्या करेंगे, एनसीईआरटी, और इन तीनों की हम एक ऑथेंटिक बुक ला करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बचेंगे कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे करंट है, तो करंट तो आप सभी को पता है क्या होगा, एग्जाम से पहले ही हमें, मतलब एग्जाम से 3-4 महीने पहले करंट को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3-4 महीने से रिलेट है क्वेश्चंस हमें करंट के आरपीएससी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो करंट का कोई डिस्कशन अभी नहीं रहेगा। बस ये है, जब भी आप फ्री हो, अपने आसपास क्या चल रहा है, क्या इन दिनों राजस्थान में नया हुआ है, क्या इन दिनों इंडिया से रिलेट नया है, थोड़ा बहुत आप जानकारी में रखें, आपको यहाँ पर उसमें फायदा होने लगेगा। बाकी करंट को अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। बचा क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप फोकस के साथ 1 महीने में भी तैयार करने बैठे तो इजीली कर लेंगे। और ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि यहाँ से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं खुद भी आपकी इसमें भी मदद करूंगी, मेरे को ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन दोनों को भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं कई जगह आपकी मदद करूंगी, जैसे साइंस की मैंने बोला हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज थे मुझे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं रेगुलर क्लासेस नहीं डाल पाऊंगी, इस वजह से मैंने सब कुछ रोका हुआ है। अदरवाइज साइंस की क्लासेस तो बहुत जल्द मैं आपको दे दूंगी, उसके लिए तो आप बेफिक्र रहे। फिलहाल मैंने एक और बात आपसे कह दी है कि एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी वाला जो हिस्सा है वो भी मैं जहां तक हो सकेगा आप लोगों के सामने यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं वो आप जरूर ध्यान में रखें कि इनकी तो एनसीईआरटी करनी है, साथ ही साथ इन्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। बात रही सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग क्या करें, अभी से आपके पास जो भी मटेरियल है 11th-12th से पढ़ना स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम पीजी लेवल पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ मिस नहीं करना है, इसे भी हल्के में नहीं लेना है कि हाँ भाई सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होना जरूरी है, इसकी भी प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है, और दोनों का तालमेल बिठाना भी जरूरी है कि हम एक को लेकर नहीं चल सकते, हमें दोनों की प्रायोरिटी समझनी होगी। अब आप खुद ही तय करके बता दीजिए, क्या 1 घंटा पढ़ना काफी है, 2 घंटा पढ़ना काफी है?
नहीं ना, तो हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या चाहिए, वक्त चाहिए। तो आप 2 घंटे 3 घंटे की बात को अब इग्नोर कीजिए और अपने लिए पढ़ने का समय अच्छा खासा निकालना स्टार्ट कीजिए, कि कोशिश हो कि अभी भी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हम रेगुलर कर पाए, ताकि आगे चलकर हमें इससे रिलेट कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अच्छा खासा अगर सिलेबस को आज कर लेंगे, उसमें अपनी पकड़ बिठा लेंगे, बिल्कुल भी लापरवाही हमारी तरफ से नहीं होगी, एक कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन हम यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिजल्ट देखिए क्या रहने वाला है, वो तो बाद की बात है। अगर हमने आज ही इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया, अपनी गलतियों पर काम नहीं किया, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। और उम्मीद है आप सभी मेरी बात से ज़रूर सहमत है कि हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जो भी लापरवाही है, वो हम अपनी-अपनी गलतियाँ सब जानते हैं, उन गलतियों पर काम होना चाहिए। और गलतियाँ किससे नहीं होती, अगर आपसे भी हुई है और आप एक बार माफ़ करते हुए, उन्हें दूर करते हुए एक मौका और अच्छे से लेते हैं, तो यकीनन हम हारे नहीं हैं, हम जीत के करीब बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना हमने चुन लिया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हम छोड़ देंगे, हम एक बार और इसे मौका देने वाले हैं। और मेरा मानना है कि हमें तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर करनी चाहिए कि अगर आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी मदद हो सके, लेकिन टारगेट एक रहेगा, बात एक रहेगी कि फर्स्ट ग्रेड देना है। 2027 में हमें वैकेंसी मिल जाएगी और ये सभी काम हमें करने हैं जो अभी-अभी हमने तय किए हैं। हम 40% के लिए इस बार नहीं सोचेंगे, हमें हमारा क्राइटेरिया बढ़ाना होगा और हम उसी के अनुसार तैयारी को ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी गलतियाँ आज तक हुई हैं, उन्हें दूर कर रहे हैं। मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता रही कि गलती क्या है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गलती कहाँ हुई है। कि जैसे छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स तो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि जैसे हमने या तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उसे रिवाइज़ कम किया, या फिर मैं कहूँ कि जो रिवाइज़ भी हो गया, समझ में भी आ गया, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, या फिर सेल्फ डाउट में रहे, अपने अंदर से हम वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए कि हाँ, हम कर सकते हैं। या फिर एक छोटा-सा जो पॉइंट मुझे ज़रूर आपसे कहना है कि पिछली बार आरपीएससी ने बनाया था टफ पेपर और इस बार हमने की थी टफ पेपर के अनुसार तैयारी, कि हाँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तैयार किए थे कथन कारण के अलावा, तो हमने क्वेश्चन का लेवल ही चेक नहीं किया, हम वन लाइनर की तरफ तो गए ही नहीं, हमने छोटी-छोटी बातों को तो इग्नोर कर दिया, हमने तो बस ये सोचा कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 पॉइंट इतने स्ट्रांगली डाले हुए होंगे कि मुझे छांटना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल बारीक चीज़ों की ओर तो देखना ही भूल गई। मतलब कहने का ये है कि मैंने केवल एक बड़े लेवल पे तैयारी की, छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और वही मेरा इस बार हार का कारण बना, क्योंकि आरपीएससी ने तो पेपर का लेवल बिल्कुल अलग कर दिया था, बिल्कुल डाउन लेवल पे क्वेश्चंस मिल गए थे, बिल्कुल ईज़ी लेवल पर सीधे-सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो मेरी पकड़ से बाहर थे। मतलब आप कुछ भी अपनी गलती का जो भी रूप है वो आप खुद पहचान गए हैं, और जो गलतियाँ अभी मैंने आपसे डिस्कस की वो शायद आपने की हो, और अगर अपनी गलती को पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक बार फिर से एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स पर हमें काम करना है। इस बार लेवल ना तो टफ रखने वाले हैं हम और ना ही लो, हम हर लेवल की तैयारी करेंगे, हर बेसिक चीज़ पर काम करेंगे, हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझेंगे और वक़्त के साथ उन्हें बार-बार रिवाइज़ करेंगे। देखते हैं कहाँ मिस्टेक होती है, देखते हैं कहाँ चूक होती है। इस बार तो रिज़ल्ट अपने पक्ष में लेना ही है, इसके लिए जम के मेहनत करनी है और इस बार बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। टारगेट हमारे सामने है कि पूरा 2026 हमें इसे पूरा समझने में, तैयार करने में लगाना है। लेकिन इतना बड़ा टारगेट जब होता है तो चूक होने की इसमें कमी हमें नज़र आती है कि चलो इतना लंबा है, कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसे डिवाइड करते हैं 21 डेज़ में, कि जो भी अगस्त के अब दिन बचे हैं, उनमें हमें क्या करना है, कोई एक बड़ा काम कंप्लीट करना है। आप कोई भी ले लीजिएगा कि हाँ, मैथ की क्लासेस मुझे कंप्लीटली तैयार कर लेनी है, मुझे हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, मुझे साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, मुझे इंग्लिश कर लेनी है। जो भी आप अपने टारगेट सेट करो, कर लीजिएगा। 21 डे चैलेंज आपके सामने है कि हाँ, 21 डेज में मुझे एक काम कंप्लीट करना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी समय निकाला जाए। मैं कंसिस्टेंसी को नहीं टूटने दूंगी, मैं रेगुलरिटी के साथ तैयारी करूंगी और बिल्कुल भी ब्रेक मुझे नहीं लेना है, क्योंकि इस बार जंग खुद से है, किसी और से नहीं। इस बार मुझे खुद को हराना है, किसी और को नहीं। तो मेहनत भी दुगनी होगी
और स्ट्रांग होगी और मैं अपने पक्ष में सारे रिजल्ट ले आऊंगी। ऑल द